गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर लर्निंग हाइप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की हिस्ट्री का इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले जाकर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये आगे का चैप्टर समझ आएगा। और इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड इस चैप्टर के नोट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिए है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप लोग वहां से प्रिपरेशन करोगे इस चैप्टर की। ओके, तो इस चैप्टर में हम इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद और ज्यूसेप मैत्सिनी और ज्यूसेप गैरिबाल्डी एंड काउंट कैमिलो दे कावुर और राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान कैसा था, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट है इटली का एकीकरण। पहले हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कौन कौन से 7 राज्य थे वो हम देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको इटली के एकीकरण के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला लॉम्बार्डी वेनेशिया, जिस पर ऑस्ट्रिया का राज था। ऑस्ट्रिया शासन कर रहा था लॉम्बार्डी और वेनेशिया पर। सेकंड है टस्कनी परमा मॉडर्ना, इस पर सूर्यवंश के राजकुमारों का शासन था। नेपल्स और सीसली, इस पर बुब्रेन वंश के राजाओं का शासन था। फोर्थ है सार्डिनिया पिडमाउंट, इस पर इतावली राजगरों का शासन था। सार्डिनिया पिडमाउंट पर इटली का शासन था। रोम पर पॉप का शासन था। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मैत्सिनी ने इटली की एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 के शुरुआती 10 वर्षों में ज्यूसेपे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था यंग इटली, जिसमें इन्होंने इटली के युवाओं का साथ लिया था। तो ये इस कार्य में सफल नहीं हो पाए थे, इनको असफलता मिली थी। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1848 में विक्टर एमेनुअल राजा बने सार्डिनिया पिडमाउंट के। सार्डिनिया पिडमाउंट के विक्टर इमैनुअल 1848 में राजा बने थे। इनसे पहले इनके पिताजी सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा थे, तो वो वहां से सार्डिनिया पिडमाउंट को छोड़कर भाग गए थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्रांति हो रही थी। तो अब हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। 1852 में काउंट कावूर जो थे वो सार्डिनिया पिडमाउंट के पीएम बने। जैसे ही वो वहां के पीएम बने तो उन्होंने फ्रांस से ऑस्ट्रिया से फ्रांस को जीत लिया था और टस्कनी, परमा और मॉडर्ना, इन तीनों राज्यों में जनमत संग्रह हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने सार्डिनिया पिडमाउंट में अपने आप को विलय करा दिया। थर्ड गैरिबाल्डी, इन्होंने सीसली नेपल्स में जो बुब्रेन वंश के राजाओं का शासन था उनको हरा दिया था। इन्होंने सीसली और नेपल्स को सार्डिनिया पिडमाउंट में मिला दिया था। और लास्ट में रोम पर पॉप का शासन था, तो रोम को भी सार्डिनिया पिडमाउंट में मिला दिया गया था। और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। तो ऐसे हुआ था इटली का एकीकरण। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट है ज्यूसेपे मैजीनी। इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। कार्बोनारी इटली में एक नेटवर्क था, तो वो उसके सदस्य बन गए थे उस संगठन के। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया था। जब वो 24 साल के थे तो उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया था लिगुरिया की क्रांति के लिए। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैजीनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके
प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था? 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की वह जर्मनी का एकीकरण कर दे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था? 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वह जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। 1848 में यूरोपियन सरकार जर्मनी का एकीकरण करना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए थे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। क्योंकि इसको राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वह जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। प्रशा ने उसके बाद ये कहा था कि वह जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय प्रशा का प्रधानमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था। उस समय प्रशा का प्रधानमंत्री कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क थे। प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई थी, जिससे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया था। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। ओके, तो ऐसे हुआ था जर्मनी का एकीकरण। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे काउंट कावुर के बारे में। काउंट कैमिलो दे कावुर, यह सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था। काउंट कावुर सार्डिनिया पिडमोंट के प्रमुख मंत्री थे। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके बारे में मैंने आपको इटली के एकीकरण टॉपिक में भी पढ़ाया है। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाले थे। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावुर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। काउंट कावुर की बहुत बड़ी भूमिका थी इटली के एकीकरण में। ओके, तो नेक्स्ट है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। इनके बारे में भी मैंने आपको इटली के एकीकरण टॉपिक में पढ़ाया है। यह नियमित सेना के हिस्सेदार नहीं थे। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया था। 1860 में वह दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी की भी बहुत बड़ी भूमिका थी इटली के एकीकरण में। तो काउंट कावुर और ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी इटली का एकीकरण के लिए। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। अब हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी, आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व
ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसे निर्जातीय कहते थे। निर्जातीय मतलब जिनकी कोई जाति नहीं होती। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया था। तो ऐसे हुआ था ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट है बाल्कन समस्या। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन भौगोलिक जैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, वहां के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और राष्ट्र स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान बनाई और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया था। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। उनको रहने के लिए ज्यादा एरिया चाहिए था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हुए थे। बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ था बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई थी। अब हम राज्य की दृश्य कल्पना देख लेते हैं। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमृत विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ओके, तो अब लास्ट है हमारा राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था? फर्स्ट, राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस चैप्टर के नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप लोग वहां से प्रिपरेशन करेंगे इस चैप्टर की। Okay, thank you for watching my video and please subscribe my channel and press bell icon.